जी बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें आपके पास अल्काइल चेन के साथ कोई हैलोजन लगा हो। एक्स का मतलब हो गया फ्लोरीन, या फिर मतलब हो गया CXHY, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। दैट कैन बी CH3 मिथाइल, दैट कैन बी C2H5 इथाइल, etc. ये क्योंकि नेगेटिव होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस बेस के ऊपर अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं और मैं यहाँ पर इसको R कर देता हूं और यहाँ पर X कर देता हूं, तो इस बेस के ऊपर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एंड they will undergo which type of reaction? अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एंड अगर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर न्यूक्लियोफिलिक, तो दे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म भी करने जा रहे हैं। पहली चीज दैट इज कार्बोकेटाइन। एटम ऑफ अल्काइल चेन मतलब अगर कहे तो उसके इलेक्ट्रॉन चला जाए, इसे हम कहते हैं कार्बन। ये आएगा कैसे? ये चीज प्रोड्यूस हो सकती है इस तरीके से कि अगर आपके पास हेटेरोटिक फ्यूजन हो जाए, इसके साथ कोई चीज पोलर लगी हो, जैसे क्लोरीन, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे होगा एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा। और जब इसकी फ्यूजन होगी, उस फ्यूजन में इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये उठा के ले जाएगा, जिससे आपके पास एक चीज ये बन जाएगी और जो दूसरी चीज बनेगी दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोटिक फ्यूजन। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में प्रोड्यूस होता है। अब अगर तो वो स्टेबल होगा तो प्रोड्यूस होगा, और अगर स्टेबल नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं होगा। इस बेस के ऊपर हमारे पास तीन टाइप के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, एक और फिर दो और फिर तीन, और तीनों पे है पॉजिटिव चार्ज। इस वाले में हमारे पास सिर्फ एक R ग्रुप लगा हुआ है, बाकी दोनों H है। इस वाले में हमारे पास दो R ग्रुप लगे हुए हैं जबकि एक H है, जबकि इस वाले में हमारे पास तीन R ग्रुप लगे हुए हैं और H कोई नहीं। इन्हीं को हम पहले वाले को प्राइमरी कहते हैं या 1 डिग्री, दूसरे वाले को सेकेंडरी कहते हैं या 2 डिग्री, और तीसरे वाले को टर्शरी कहते हैं या 3 डिग्री कहते हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला गिवन होगा तो ये कुछ ऐसे लिखा होगा RCH2 पॉजिटिव। इसका फार्मूला बनेगा R2CH पॉजिटिव एंड इसका बन जाएगा R3C पॉजिटिव। तो हमें दोनों तरीकों से देखना आना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अगर एक H भी नहीं है इसका मतलब टर्शरी है, सारे R लगे हैं, और अगर दो H लगे इसका मतलब केवल प्राइमरी। अल्काइल चेन के पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स का फायदा क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये को उस तरफ डिस्टॉर्ट कर देगा, इस तरफ भेज देगा। इस वाले में क्योंकि जरा ज्यादा लगे हमें तो आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ मूव कर जाएगा। जबकि तीसरे वाले में तो तीन आपके पास अल्काइल चेन लगी हुई है, तो ये भी प्रोवाइड करेगा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन, ये भी प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव डेफिशिएंसी आई
पॉजिटिव चार्ज, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है? टर्शियरी। इसकी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ये बन जाएगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर ये होगा, और फिर ये। तो अगर तो लिखने की जरूरत पड़े तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्काइल चेन नॉन पोलर and electron cloud providing. Group greater the number of alkyl groups, more stable the carbocation. तो हर बंदा अपनी हरकत का जिम्मेदार खुद होता है। अगर ऑप्शन बनेगा, उसको पता है कि मैं स्टेबल हो सकता हूं, मेरी लाइफ बनती है 2 सेकंड की, 3 सेकंड की, तो इट कैन वेट फॉर द न्यूक्लियोफाइल। अदरवाइज अगर उसको पता है कि मैं जिंदा नहीं रह सकता, अनस्टेबल हूं, तो फिर वो ये काम भी नहीं करेगा। इस बेस के ऊपर अगर हम रिएक्शन लिखते हैं कि काय हैलोजन और एक न्यूक्लियो आया, और फिर एट द एंड ये हुआ कि इसका एक्स निकल गया उसमें से, एंड OH उसकी जगह पे आके लग गया न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल ही जा रहा है, दिस रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अपेरेंटली इट लुक्स कि दोनों जो भी कुछ हो ऐसे ही होगा रिएक्शन, कि वो हट गया, वो लग गया। लेकिन जब मैकेनिज्म में जाते हैं तो मैकेनिज्म में ये डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड आते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकते हैं। तो ये किस तरीके से प्रोसीड करेगा उसको जरा देखना। एक तरीका ये हो सकता है कि जाएगा, टूट जाएगा, आपको पता है, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, और वो बन जाएगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल। अब इसको, इस काम को करने से पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो बन रहा है इट शुड बी स्टेबल। इफ इट इज स्टेबल तो ये काम होगा। तो जब इसको पता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इसको मुझे हटाना है, तो हटाने का रास्ता इसे चूज करना। इधर इधर क्या लगा हुआ, अगर तो इसके इस तरफ भी CH3 लगा हुआ, इधर भी CH3 लगा हुआ, तो इसको पता है मैं काफी स्टेबल हो जाऊंगा और मैं वेट कर सकता हूं, तो ये ऐसा कर देगा। और अगर ये ऐसा ना होता, यहां पर भी H लगा होता, यहां पर भी H लगा होता, यहां पर भी H, और इसको पता है कि ऐसा करने से मैं जो बनूंगा मैं काफी अनस्टेबल होऊंगा, इस फॉर्म में काफी अनस्टेबल होऊंगा, तो फिर ये इस रूट को एक्वायर नहीं करेगा। तो रिएक्शन तो करना है इसको। तो फिर अगर ये कार्बोकेटाइन इसका अनस्टेबल बन रहा है, तो फिर ये वेट करता है कैसे, ये उसको कहता है कि पहले हाथ दे, न्यूक्लियोफाइल को बोलता है कि तुम पास आओ, क्योंकि मैं कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। इस वक्त यहां पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल था, इसको पहले हिम्मत करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो नहीं काम ये कर सकता। तो ये इस पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से
आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगी जिसमें ये H और ये H और ये H आपकी अपनी जगह पे है। ये वाला बॉन्ड जितना उतना टूटेगा जितना ये वाला बॉन्ड बनेगा। अब इसमें ये सारा काम साइमल्टेनियस हो रहा है। ये कार्बोकेटाइन बनने पे प्रेफर नहीं था क्योंकि अनस्टेबल इसका कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो ये काम इस तरीके से करेगा। अब अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों को मिला दो तो क्या नेगेटिव आपके पास इस एंड फिर और में आज चीज आ जाएगी दैट इज, और इस पर एक्स था वो जा चुका हेलोजन और उसकी जगह पे कौन आके लग गया है, OH आके लग गया है। तो ये इस मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। इसका मतलब इसके साथ जो लगी हुई चीजें वो डिसाइड करेंगी कि इसको ये रूट एक्वायर करना चाहिए या फिर ये वाला रूट एक्वायर करना चाहिए, कार्बोकेटाइन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इस क्लियर? इसलिए हमारे पास न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन के दो मैकेनिज्म आते हैं, एक का नाम था SN2 और एक का नाम था SN1। किसमें कार्बोकेटाइन बनता है? SN1 में। वो बात आप लोग भूल जाते हैं, वो बात भी आपको याद करवा देंगे कि किसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो अब हम दोनों टाइप्स को देखते हैं। तो हमारे पास इसकी जो टाइप्स बनती हैं वो दो टाइप्स हैं। एक का नाम है SN2 जो कि बायमोलिक्यूलर, टू का मतलब बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, पहले मैकेनिज्म लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये करेगा प्राइमरी वाला जिसमें आपके पास अल्काइल हैलाइड ये वाला होगा। और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल होगा? तो इस वक्त जो है ये एक कर्ली एरो से हमने शो करना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक कर देगा। बीच में बनेगी आपके पास एक इंटरमीडिएट जिसको बनाते हुए आपको ख्याल करना है कि ये चीजें तो सेम सेम, जितना ब्रो दूर जाएगा उतना ही OH पास आएगा, या फिर OH जितना पास आएगा उतना ही ब्रो दूर जाएगा। ये आपके पास इंटरमीडिएट आती है। और उसकी जगह ये मैकेनिज्म 3 से 4 मार्क का, इंटरमीडिएट एक पूरा मार्क है, उसके ऊपर चार्ज लगाया आपने, न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर लगे हो, हर चीज का आपको पता है कि मैकेनिज्म के 4 या 5 मार्क्स जो होते हैं तो आपने होगी। तो इस करने का रास्ता ये कि पास कॉपी करें, 2 दफा 3 दफा 4 दफा बनाएं। 4 मैकेनिज्म है, तो 2 मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं पिछली क्लासेस में, और ये आज तीसरा मैकेनिज्म चल रहा है हमारे पास। तो ये वाला मामला ये एक ही स्टेप में प्रोसीड करता है, एक ही स्टेप में ये मैकेनिज्म चलता है। इसका ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अभी आप लोगों ने रेट काइनेटिक्स पढ़ लिया है, तो इसका फिर RDS में ये होगा। और अगर RDS है रिएक्टर्स रेट इक्वेशन आते हैं इसमें, जिसको मैं हटा दूं तो K आ जाए। एंड क्या होता था कि आपके पास CH3 CH2 Br की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH or efficient rate of proportional combination of reactants, and the coefficient will be equal to their order। और ऑर्डर कैसे निकालते थे? RDS में जो कोफिशिएंट होंगे वो इनपुट बन जाएगा, मतलब इस पे भी डिपेंड कर रहा है। RDS के रिएक्टेंट्स आपके पास रेट इक्वेशन में आते हैं।
जो स्लो स्टेप होता है, अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड करता है, उनमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा रेट उसी पे डिपेंड करता है। और उसने रेट लॉ में कहा था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद देयर पावर व्हिच इज नॉर्मली डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, बट आरडीएस के जो कोएफिशिएंट होंगे, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता है इसकी पावर 2 बन जाती, अगर यहाँ पे 5 लिखा होता है इसकी पावर 5 बन जाती। अब इस पे कंक्लूजन फिट करते हैं। नंबर 1, SN2 कौन कौन करेगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड undergo SN2. Number 2, it is a single step reaction. Number 3, rate depends on both reactants. इस बोथ से आप लोग याद रख लें कि 2 पे, इसी 2 के साथ आप जोड़ दें SN। और पहचान वो मैकेनिज्म जिसमें दोनों एक साथ लगे हुए थे वो 2 था, जिसमें इंटरमीडिएट में दोनों एक साथ लगे हुए थे वो 2 था। तीसरी और आखिरी बात, ऐसा क्यों हुआ? Why primary alkyl halide undergo SN2 rather than SN1? Because primary carbocation is unstable, so it undergo SN2 mechanism. अगर इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई जाए तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप पे सब कुछ होगा। तो इसलिए अगर ये ऐसा था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है और यहाँ पे हमारे पास टाइम है, तो आपके पास इसकी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि सिंगल स्टेप है तो ऐसा होगा। दूसरी बात, Br का बॉन्ड, Br का साइज था 80 एंड OH का साइज कितना है 70। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना या वीकर बॉन्ड बना? जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एक्सो होगा हमेशा। और यहाँ पर आपको लिखना था RX एंड O, जबकि यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ROH एंड X नेगेटिव। इसमें 2 चीजें जो मार्क करनी होती हैं, उम्मीद है सबको आती होंगी, अभी हमने रिवाइज भी किया था इस चैप्टर को। तो ये होती है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दूसरी चीज होती है हमारे पास डेल्टा H। वो कहां से कहां तक होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। SN1 में क्या होता है? SN1 होगा टर्सरी के केस में, जब आपके पास CH3 एंड CH3 एंड CH3 एंड Br, तो इसके साथ OH का जब रिएक्शन होगा तो जैसे पहले हुआ था वैसे ही होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन नाम रखा है, तो इसका Br ने हट जाना था एंड OH ने फिट हो जाना था, लेकिन मेथड कौन सा एक्वायर करेगा? साइमल्टेनियस या फिर स्प्लिटिंग। तो स्टेप 1 में आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाता है। इसमें पहले केस में ये जो इनके दरमियान बॉन्ड था, पार्शियल नेगेटिव लगाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव लगाएंगे, फिर कर्ली एरो लगाएंगे जिससे एटॉमिक फिजन नजर आए, और इससे आपके पास बन जाएगा कार्बोकेटाइन जो कि काफी स्टेबल है
ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। एंड सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में इसकी लाइफ थी तो ये वेट कर सकता है किसका, OH का वेट कर सकता था। तो सेकंड स्टेप में ये जो बन गया था, अब इसके पास OH इसके ऊपर आराम से अटैक कर सकता है और कोई वेट नहीं करना, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा CH3 एंड CH3 एंड फिर CH3 एंड बन जाएगा OH। अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करूं, ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो आपके पास एक चीज ये, एक चीज ये आपके पास रिएक्टेंट्स में आ जाएगी और प्रोडक्ट में आपके पास एक चीज ये आ जाएगी और एक ही चीज आ जाएगी। तो दोनों को ऐड करने से वही चीज बन गई आपके पास। इसमें कितने कर्ली एरोज इन्वॉल्व है और SN1 2 में कितने थे? तो ऐसे क्यों? ताकि आपको याद आ जाए कि यहाँ पर नहीं करना। मैं आपसे पूछता हूं कि फ्री रेडिकल में कितने एरोज इन्वॉल्व थे? एक भी नहीं, या फिर आधा आधा इनिशिएशन में बस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन का जो था उसमें कितने कर्ली एरोज थे? 3। तो 3 कर्ली एरो थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 2 हैं, चाहे SN2 हो चाहे SN1। इसमें 2 आपको नजर आ रहे हैं, पीछे वाले में देखने आपको 2 नजर आ रहे हैं, और जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा ही कुछ नहीं। इसका मतलब आप अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत फारिग आदमी हैं, फारिग लोग हैं। मैंने मैकेनिज्म का करवाया था उस दिन और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। एल्कीन का मैकेनिज्म देख ले कितने कर दिया है ना। तो ये हमारे पास 2 मैकेनिज्म थे। अब मुझे बताते जाएं, साथ साथ कंक्लूजन लिखते जाएंगे इसका कि SN1 की बातें हो रही हैं। SN1 कौन करेगा? पहली बात कि SN1 कौन करेगा। नंबर 2, नंबर 1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1। कितने स्टेप का रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन। आप जरा गौर से सोच के बताइएगा, इनमें से स्लो कौन सा होगा और फास्ट कौन सा? ऊपर वाला स्लो क्यों? बॉन्ड टूट रहा है, इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन बन रही है। इसका मतलब हो गया स्लो, ये स्लो हो गया तो फिर ये RDS भी हो गया, और अगर RDS हो गया इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेट है वो इज इक्वल टू K है। RDS में कौन है? आपके पास CH3 3 टाइम्स एंड CBr, बस यही था। कितने मोल्स इसके? 1। इसको हम कहते हैं कि एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये SN1 है। रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R3 CBr ओनली। ओनली का मतलब 1, तो साथ जोड़ दें इसके SN। क्यों करता है ऐसा? SN2 क्यों नहीं करता? उसका आंसर क्या होगा? टर्शरी कार्बोकेशन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ greater number of alkyl chains। अब इसको कैसे याद रखें? अब तो आपने रेट पढ़ लिया है, बच्चों ने रेट नहीं पढ़ा होता है AS में। यहाँ पे पढ़ लिया, 1 है तो RDS में 1 है तो 1 हो गया, उसमें RDS में 2 थे 2 हो गया।
वैसे बता दूं, उधर मैं उसमें एएसपी बच्चों को कैसे याद करने के लिए बताता हूँ। वो वाला मैकेनिज्म जिसमें एक वक्त में एक ही न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है उसे हम कहते हैं 1। एक ही लगा हुआ है ना, दो तो नहीं लगे एक साथ, और दो लगे हुए साथ, ऐसे बच्चों को याद करवा देते हैं। तो हमारे पास पहली बात जो है ये आपके पास के SN2 और SN1, SN2 एंड SN1। इसके साथ एक चीज थी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी हम करवा लेते हैं। उसमें ये था, मार्कोवनिकॉफ्स रूल में क्या था, वो ये था कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन of HX, ऐसी कोई भी चीज H लगा हो, H will go to that carbon which already has more hydrogen atoms। तो आसान सी बात हो गई। इसकी रीजनिंग भी पूछता है तो रीजनिंग क्या लिखेंगे, बस एक ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट हर जगह लिख दीजिएगा, दैट इज के टर्शरी कार्बोकेटाइन is more stable than secondary and primary carbocation। और इसको भी अगर लंबा करवाए वो आपसे, ड्यू टू presence of greater number of alkyl group, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुश कर देते हैं। इस बेस पे अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है और यहां पर H है, और बीच में है डबल बॉन्ड, ये दो काम कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल को देख के। इसके सामने लेके आता हूं वाटर को, तो वाटर से आपके पास हाइड्रोजन फ्यूजन होनी है, तो ये तो टूट गया। इस टूट जाने से आपके पास बन जाएगा H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव अगर मैं बना लेता हूं इसको मैं, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, पार्शियल का साइन खत्म हो जाएगा, ये बन जाएंगे आपके पास दो पार्टिकल्स। अब दो रास्ते हो सकते हैं, नंबर 1 कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, तो ये शक्ल बन जाएगी कुछ ऐसी कि CH3 C एंड C, ये H और ये H, और ये आके आपके पास लग गया ब्लू वाला H, और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा काम भी हो सकता था कि इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर उठा के दे देते, तो आपके पास इस केस में ये चीज बन सकती थी कि CH3 फिर H और फिर और फिर और फिर यहां पर आ जाता आपके पास H, तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनता, ये वाला बनता। अब अगर कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, तो इस कार्बोकेटाइन को देने वाले जो ग्रुप्स हैं वो बनते हैं, दो अल्काइल चेन्स बनती हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि इस वाले में आपके पास सिर्फ एक अल्काइल चेन बन रही है जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकती है। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको हम कहते हैं मेजर साहब। ये अनस्टेबल होगा तो इसे हम कहते हैं माइनर। ठीक, तो आखिर
आखिरी अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकला? हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। उसकी वजह क्या बन रही है? पीछे लॉजिक बड़ी गंदी और स्ट्रॉन्ग सी है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत आसान। ठीक हो गया? तो अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है और आप इसमें HCl ऐड कर दें, तो उसका मेजर एंड माइनर क्या बनेगा? और अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल का मेजर माइनर क्या बनेगा? और अगर आपके पास ये है, तो इसका मेजर माइनर क्या बनेगा? तो क्या आप लोग इनमें से किस जगह पर आए हैं? तो आपके ख्याल में यहां जाएगा, तो ये आपके पास मेजर हो जाएगा। तो इस मेजर को हम अगर सेट करते हैं तो हमारे पास कुछ इतना प्यारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। और माइनर में भी शक्ल तो ऐसी ही रहेगी, बस आपको अटैच करना है कि H कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस केस में आपके पास Cl आ जाएगा यहाँ पर, जबकि उसमें Cl कहाँ पे आ जाएगा? H नजर नहीं आता ना, वरना अभी आप पढ़ा रहे हैं, चलो दिखा भी देते हैं। जी दूसरे वाले में ठीक है, नो मार्कोवनी। मार्कोवनी इस पे अप्लाई नहीं होगा, दोनों में सेम है, किस तरह भी बना दें। जी लास्ट वाले में जी, तो आपके पास इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा Cl, जबकि यहां पर उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके पास न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और मार्कोवनी कॉक्स ग्रुप। तो अब जो है हम अल्काइल हैलाइड की तरफ वापस चलते हैं।